हमारे साथ हैं बैंकर, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ जिंदगी को उन स्पिरिचुअलिटी के साथ जीना जिसे एक भारतीय कभी कल्पना कर सकता है। तो राहुल, यू आर मोस्ट वेलकम इन आर युवानी प्रोग्राम। और राहुल, आपने एक किताब लिखी है गलीना के साथ, एन एथीस्ट गेट्स द गीता। तो गीता का जो एक कॉन्सेप्ट है जो पिछले हजारों वर्षों से हमारे साथ चल रहा है, हमारी हर पीढ़ी के साथ चल रहा है। तो गीता के उस सिद्धांत को आपने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पे और एक बैंकर के तौर पे और आज एक यूथ है जो स्पिरिचुअलिटी को भारत को अपने साथ आप लेकर गए हैं विदेश में। तो इन सारे पर्सपेक्टिव में आप कैसे गीता को विजुअलाइज करते हैं? धन्यवाद अनामिका जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम पर आमंत्रित करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बोला है कि सदियों से, कोई आज से नहीं, सदियों से गीता जो है तमाम लोगों को प्रोत्साहित करती रही है, हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती रहती है। लेकिन अगर आज हम देखेंगे युवा पीढ़ी को, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी वेस्टर्नाइज हो चुकी है, इतनी पाश्चात्य हो चुकी है कि आप अपनी जो धरोहर है उससे कहीं ना कहीं दूर हटते चले जा रहे हैं। और मैं खुद ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट रहा हूँ, जहाँ पर मैंने लखनऊ में पढ़ाई की अपनी प्रारंभिक। मैंने 12वीं कक्षा जो है लखनऊ में की। उसके बाद मुझे सिंगापुर गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप मिल गई, छात्रवृत्ति मिल गई, इसलिए मैं बाहर चला गया पढ़ने। उस दौरान मैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की मैंने। इसके बाद जो है मैंने थोड़ा बैंकिंग में काम किया और उसके बाद मैंने IIM से MBA किया और उसके बाद वापस मैं सिंगापुर में बैंक में कार्यरत था। तो अगर आप ये देखें तो मेरी पूरी जो शिक्षा थी वो बहुत ही हद तक एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित थी और इसलिए मेरी सोच भी कुछ हद तक उस तरह से हो गई थी। लेकिन एक्सीडेंटली मैं बोलूंगा, एक थ्रू एन एक्सीडेंट आई डिस्कवर्ड भगवत गीता। और जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा और थोड़ा उसको समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये तो एक टाइमलेस विजडम और नॉलेज है जिसे हम अपने स्कूल्स में, कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं। तो मुझे क्या लगा कि अगर आप भगवत गीता को देखेंगे तो भगवत गीता पे तमाम किताबें लिखी गई हैं, कोई मैंने जो लिखी वो पहली नहीं है। और जो किताबें लिखी गई हैं अगर आप उसमें देखेंगे तो मूल रूप से उन किताबों को समझने के लिए आपको एक बेसिक ढांचा चाहिए होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दोज एडवांस्ड कमेंट्रीज, एडवांस्ड पर्पोट्स रिटन ऑन द भगवत गीता। और अगर आप उस स्टेज पे जाना चाहते हैं then it's a big leap from your western education system to going to reading the advanced commentaries on Bhagavad Gita। तो जो मेरी किताब है An Atheist Gets the Bhagavad Gita, ये भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से समझाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में अपनी पढ़ाई की है और इस कारणवश वो साइंटिफिक तरीके से चीजों को समझते हैं या एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की तरह चीजों को समझते हैं। तो बिट लाइक साइंटिफिक लॉज एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इस पुस्तक में मैंने जो भगवत गीता के 5 कॉन्सेप्ट हैं, जीवा, ईश्वर, काला, प्रकृति और कर्मा, इनको एक धागे में पिरोया है। मैं इस किताब के जरिए क्या बता रहा हूँ कि अगर आप भगवत गीता को देखते हैं तो फॉरगेट अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट, फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट, इफ यू जस्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो प्रैक्टिकली भगवत गीता क्या कहती है आपसे, आज के यूथ से क्या बोलती है। भगवत गीता ये बोलती है कि इट इज अ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अपने जीवन को कैसे जीना है इसके बारे में बताती है। कैसे बताती है? वो आपको बताती है कि जो जीव होता है, जो लिविंग बीइंग होता है, वो कैसे प्रकृति, जो प्रकृति आपके अराउंड है, जो मटेरियल नेचर है, उसमें कैसे टाइम में इंटरैक्ट करता है। हाउ डज इट इंटरैक्ट इन काला विद द प्रकृति थ्रू द लॉज ऑफ कर्मा विच आर डिजाइन्ड बाय द सुप्रीम कंट्रोलर और ईश्वरा। तो ये समझाने की कोशिश की है मैंने अपने पुस्तक में। राहुल, आपने काल, कर्म और उसके साथ अपनी प्रकृति की बात की है। तो काल अपनी गति से चलता है और कर्म जो हम निरंतर कर रहे हैं, हमारी भारतीय पद्धति में अक्सर कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपको उस कर्म का फल भले ही तुरंत न मिले लेकिन अगले जन्म में आपको उस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। यानी कि
ये कहने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह आप किसी को दुखी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि भारत में जो है वो अनेक जन्मों की अवधारणा की बात कही गई है। तो हर जन्म व्यक्ति का उसके कर्मों का फल होता है। वो उस जन्म में जो भी प्राप्त करता है वो सिर्फ अभी की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उसके पूर्व जन्मों का कर्म भी है। तो गीता के इस सिद्धांत को लेकर आपको क्या लगता है कि आपने अपनी किताब में जिस तरह कर्म के सिद्धांत को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो कर्म का ये सिद्धांत आज के भारतीय परिवेश में, या वो भारतीय युवा जो विदेशों में जाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपकी लिखी हुई गीता की टिप्पणी की इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे? जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं क्योंकि आपने जैसा बोला, मैं तो पेशे से एक बैंकर हूँ, तो मैं बैंकिंग की भाषा में इसको समझाता हूँ कि कर्म होता क्या है और कैसे चलता है। तो जब हम कर्म बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करो तो बुरा होगा, वो बात कहीं ना कहीं तक सही है। लेकिन जो जीवन का मूल है वो ये है कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको उसका फल भोगना है, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो भी आपको उसका फल भोगना है। और फल भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो बार बार आप एक जो है एक चेन में, एक चक्र में फंसे होते हैं, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा काम करें। तो वन इज अ गोल्डन चेन, द अदर वन इज एन आयरन चेन, लेकिन दोनों ही चेन है, आपको इस चक्र से बाहर निकलना है। तो इसमें मैंने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है द कर्मा इक्वेशन। तो कर्मा इक्वेशन में मैंने क्या बोला है कि हम कर्मा को एक तरह समझते हैं, बट एक्चुअली ये 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो हो गया जो आप आज तक जो आपने, आपकी जो पूंजी है, जो आप तक आज तक आपने जो बटोरा है। उसके बाद एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध ये होता है कि जो इसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, भाग कर बोलते हैं, जो इस जीवन काल में आपका जो ड्यू है। और इसके अलावा जो भी आप क्रिया करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उस क्रिया से जो कर्म बनता है उसको आप कहते हैं क्रियान्मान कर्म। तो अगर मैंने जो अपनी इक्वेशन में लिखा है उसमें ये बोला है कि जो संचित कर्म है उसको आप अपना बैंक बैलेंस समझ लीजिए कि आज तक का मेरा बैंक बैलेंस क्या है। और जो आपका प्रारब्ध है वो आपके खर्चे हैं, वो एक्सपेंस है। तो जो संचित में से जितना कट गया वो प्रारब्ध हो गया आपका। और जो आप जो है लगातार अपने क्रिया द्वारा जो आप ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्रियान्मान कर्म। जो आप क्रिया द्वारा जो आप कर्म अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उसको आप सैलरी समझ लीजिए। तो एक आपकी हो गई वेल्थ। वेल्थ इज इक्वल टू जो आपकी सैलरी आ रही है वो प्लस हो रही है, और जो आपका प्रारब्ध है वो डेस्टिनी बन के निकल रहा है। लेकिन आपका जीवन का मूल ये है कि ये इक्वेशन जब जीरो होगी, जब आपका कर्म बैलेंस जीरो होगा, तभी आप जीवन से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपका कर्मा बैलेंस पॉजिटिव है तो आपको उस पॉजिटिव का फ्रूट्स एंजॉय करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो भी आपको उसका जो है जो फल है उसको फल को चखने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन आपको क्रिया इस तरह से करनी है कि ना ये पॉजिटिव हो ना ये नेगेटिव हो। तो ये कैसे करेंगे, ये आप इस तरह से बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो इसमें हम लोग बोलते हैं निष्काम कर्मा। निष्काम कर्मा का मतलब ये होता है जिसमें आप काम भावना नहीं रखते, जिसमें आप जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य हो उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और बैलेंस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे अगर आप मान लीजिए चैरिटी करते हैं, चैरिटी को हम नॉर्मली बोलते हैं कि अच्छा चैरिटी करना अच्छा होता है। अगर आप दान करेंगे तो वो दान आपको एक पॉजिटिव कर्म के रूप में आपको दोबारा मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पे डिपेंड करता है कि आप किस भाव से वो दान कर रहे हैं। अगर आप इस भाव से दान कर रहे हैं कि अच्छा मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, इसका मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिले, तो आपको उस तरह से उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको बिना काम भावना से इस तरह से सोच रहे हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, अगर मैं अच्छा कार्य करता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि ये अपने आप में अच्छा कार्य है, तो वो अकर्मा हो गया। उस समय आपको ना उसका पॉजिटिव मिलेगा ना आपका उसको नेगेटिव मिलेगा। तो अगर आप इस अकर्मा को बढ़ाते रहेंगे, अगर आप इसको यू आर डूइंग अ ड्यूटी जस्ट बिकॉज द ड्यूटी इज द राइट थिंग टू डू, तब आपका जो भी आप कार्य करेंगे वो निष्काम कर्म होगा, जिसका उस कार्य का कोई फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। और कोशिश ये करनी है कि आप जितना भी निष्काम कर्म कर सके उतना निष्काम कर्म करें।
राहुल, आप बहुत ही यंग हैं और आप निष्काम कर्म की बात एक पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, मुझे ये भी जानकारी है कि कोरोना के दौरान पिछले 2 वर्षों में आपने करोड़ों डॉलर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की ज़रूरत के लिए लोगों तक पहुंचाए हैं। तो ये बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या आपको संतुष्टि देती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति जो उसकी मुक्ति की आकांक्षा है और जो उसका अचीवमेंट का सेंस है, वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ता है कि वो अपने जीवन में कितना संतुष्ट है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है क्या। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि देयर इज ऑलवेज मोर प्लेजर इन गिविंग देन टेकिंग। देने में ज्यादा संतुष्टि है बजाय कि लेने में। हमको ऐसा लगता है कि चलिए मैं कितना इस जीवन में पालूं, कितना मैं अपने इर्द गिर्द की चीजों को एक्सप्लॉइट करके कितना मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, कितना अमीर बन जाऊं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको देने में ज्यादा संतुष्टि लगेगी। अगर आपने संचय भी किया है और इस भाव से किया है कि मैं इसको दान करूंगा, तो उसमें जो प्लेजर होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरह का होता है। तो जैसा कि आपने बोला कि हाँ, ये जब कोरोना काल था अप्रैल के दौरान, तो मैं सिंगापुर में था और हम लोग जानते थे कि कितने सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे लव्ड वंस जो इंडिया में सफर कर रहे हैं, अब उनको हम कैसे मदद करें। हम तो विदेश में बैठे हुए हैं, तो हम कुछ और नहीं कर सकते थे, बस इतना कर सकते थे कि हम अपने जो है कम्युनिटी में लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप जो है थोड़ा सा, जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दान करिए, थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करिए, जिससे हम एक फंड डेवलप करें और इस फंड के जरिए हम जो इंडिया में जो लोग अभी ऑक्सीजन की कमी से जो जूझ रहे हैं उसे किसी तरह से पूर्ति करें। तो उस दौरान हमने जो है एक लाइक माइंडेड लोगों की टीम खड़ी की, करीब 10 लोगों की, और उस टीम ने करीब 15-20 दिनों में के अंतराल में ही 2 लाख डॉलर से ज्यादा इकट्ठा किया, जो भारतीय मूल भारतीय रुपए के हिसाब से 1.3 करोड़ के आसपास होता है। और उस पैसे से हमने 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद के हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे पहुंचाए थे। और उस जहां तक हमारी जानकारी है, इस मुहिम से कम मिनिमम 5000 लाइफ, 5000 जाने हमने बचाई थी। तो ये आप जीवन में कुछ भी कर लें, कितना भी आप पैसा कमा लें, कितना भी आप बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन जो आपको एक संतुष्टि किसी की जान बचाने के लिए मिलेगी, वो कभी भी किसी पैसे से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो every single of us who was involved in this felt immensely happy to do this। और ये सेवा भाव अंदर से आता है। आपको जब अंदर से आप जागृत होते हैं कि नहीं, मुझे अपने से बड़ा कार्य करना है, अपने के बियॉन्ड सोचना है, तो कैसे आप सोचेंगे? पहले ऑब्वियसली आप पहले अपने आप को, अपने बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सोचना चाहिए। जैसे अगर हम हवाई जहाज में जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने नाक पर मास्क लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद नहीं बैलेंस्ड होंगे तो दूसरे की मदद कैसे करेंगे? तो पहले अपने आप को सक्षम करें। अपने आप को सक्षम करने के बाद अपने इर्द गिर्द अपने परिवार वालों को सक्षम करें। परिवार सक्षम हो गया तो अपने समाज को सक्षम करें। समाज सक्षम हो गया तो आप अपने शहर को सक्षम करें। इस तरह करते करते अपने प्रदेश और अपने देश को सक्षम करें। लेकिन शुरुआत अपने से करें। तो इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं। आप अपने आप को स्टेबल करें, फिर अपने परिवार को स्टेबल करें और फिर अपना सोच का दायरा बढ़ाते रहें। और जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता रहेगा, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन टेकिंग, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। राहुल, बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे यंगस्टर से बात करके। नाउ 22 इज नॉकिंग एट आवर डोर। हाउ डू यू इमेजिन कि 2022 हम सब लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर कल लेकर आए? देखिए, जहां तक हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम लोग ये कोरोना से जूझ रहे हैं। और अगर आप देखें, चाहे वो आदमी हिंदुस्तान में रहता हो या पाकिस्तान में रहता हो या अमेरिका में रहता हो या रूस में रहता हो, सिंगापुर में रहता हो या हांगकांग में रहता हो, कोई इससे अछूता नहीं रहा है। दुनिया में हर जगह ऐसी त्रासदी आई कि जिसने अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, इन सब का भेद मिटा दिया। तो अब ये हमें क्या सीख देता है? ये हमें ये सीख देता है कि मानवता एक है। हमारा जो एनिमी है, जो हमारा जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो एक ही एनिमी है। तो इसमें अगर कुछ देश या कुछ कल्चर्स इस तरह से डील करेंगे कि चलिए ठीक है, हमने वैक्सीन बना ली, हम अपने आप को देंगे, किसी और को नहीं देंगे,
या हमारे पास इसका तोड़ है, हम किसी और से शेयर नहीं करेंगे, तो वो वापस जाके आप ही को बाइट कर रहा है ना, क्योंकि दुनिया तो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। अगर आप इस स्वार्थ से जाएंगे कि केवल हम अपने समाज में या अपने लोगों को या अपने देश को इससे लाभान्वित करेंगे, तो ऐसे दुनिया नहीं चलेगी ना। तो ये कोरोना ऑब्वियसली बहुत ही नेगेटिव चीज है, बहुत ही इसने दुनिया में बहुत तबाही लाई है, लेकिन इसके अलावा एक मैसेज भी देके गया है कि अगर मानवता एक हो जाए, अगर हम वसुधा कुटुंबकम के तर्ज पर सोचेंगे, तो हम दुनिया का भला कर सकते हैं। अगर अमेरिका और हिंदुस्तान हाथ मिला के चलेंगे, तभी हम इससे जूझ सकते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, राइट। कितने सारे वैक्सीन इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था अलग अलग कंट्रीज को। बिना इंडिया के एक्सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया इस जंग को जीत सके। तो मुझे लगता है कि 2022 में मानवता के लिए एक संदेश है कि हम कैसे अपने आप को एक स्पीशीज की तरह से समझ सकते हैं और पूरे जग कल्याण के हित में काम करें, एज अपोज टू ये जो नैरो हमने बाउंड्रीज बना रखी हैं कि ये कंट्री वो कंट्री, इससे उठकर एक मानवता के लेवल पे सोचना है। तो मुझे लगता है कि 2022 में यही टेस्टिंग होगी कि क्या हम उस हमारी सोच वहां पहुंच चुकी है, क्या हम इस तरह से सोचते हैं। और अगर नहीं सोचते हैं तो फिर आपको पता ही है कि दुनिया में इतनी सारी त्रासदी आ रही है और कोरोना वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सो वी नीड टू फाइट दिस वॉर टुगेदर एज ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। और राहुल जी, हम यही कहेंगे कि रहीम ने कहा था कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम तय करें तासो नीचे नैन। तो बस हम नीचे नैन करके दुनिया के बारे में सोचते रहें, लोगों के बारे में करते रहें, और हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को यही देकर जाएं कि किस तरह एक हम खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।